हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। आज हम लोग करेंगे रियल राइटिंग बार ग्राफ के ऊपर। हम लोग लिखेंगे इंट्रो से लेके बीपी तक पूरा फुल ऐसे, और आप देखोगे कि एक अच्छा ऐसे, अच्छा बैंड स्कोर वाला ऐसे कैसे लिखा जाता है। ये जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, सेंटेंस वेरिएशंस कौन सी दिखानी है, डाटा सिलेक्शन और ये सब कुछ देखते हुए एक ऐसे फुल ऐसे स्टार्टिंग से आखिर तक आज हम लोग इस क्लास में लिखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऐसे को कैसे लिखना है, मतलब ऑर्गेनाइज डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और दूसरे नंबर पे आपने कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, और ये हमने 13th लेसन में किया था। आज हम 14th लेसन में, जो कि उसका पार्ट 2 है, उसमें हम रियल राइटिंग करने जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पीछे वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखा, उसको प्लीज आप एक बार देख लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और उसको देखने के बाद अगर आप इस लेसन को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सो स्टार्ट करते हैं राइटिंग। चलो एक साथ लिखते हैं आज का ये बार ग्राफ। तो हमारा ये बार ग्राफ जो कि आपने पिछले लेसन में भी देखा था, ठीक है, हमने इसकी ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है कि हमने डाटा सिलेक्शन ऑलरेडी कर रखी है। हमने ऑलरेडी ये सोच रखे कि कौन सी लैंग्वेज हमने यूज करनी है। तो आज जो हम लोग करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद हम देखेंगे ओवरव्यू, फिर इसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ 1 और फिर इसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सबसे पहला पार्ट, मान लीजिए कि यही ग्राफ सेम टू सेम आपको एग्जाम में आ जाता है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो प्लानिंग करनी है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो जो प्लानिंग है, नंबर 1, कि इसमें इस ग्राफ में क्या टाइमलाइन है, नहीं है। ना तो एक्स एक्सिस में रनिंग टाइम है, ना ही यहाँ पे स्टैटिक टाइम है। सो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस ग्राफ को लिखेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें लैंग्वेज ऑफ चेंज यूज नहीं होगी, क्योंकि टाइम के साथ डाटा चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसमें होगी लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन एंड लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट। तो लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन एंड लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट यहाँ पे यूज करेंगे, और दूसरे नंबर पे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग लिखने जा रहे हैं। सो सबसे पहले डेफिनेटली हमारे पास आएगा ओवरव्यू, कि हमने ओवरव्यू कैसे लिखना है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को इन अदर वर्ड्स, इन अदर फ्रेजेस में हमने लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द बार चार्ट शोज, एक एक फ्रेज को लेके उसको चेंज करने जाते हैं। द बार ग्राफ, द बार चार्ट शोज, तो हम यहां पे लिखते हैं द रेंडर्ड बार ग्राफ। ये हो गया हमारा पहला फ्रेज। रेंडर्ड का मतलब है प्रोवाइडेड, गिवन, सप्लाइड, जो आपके पास दिया हुआ है, प्रेजेंटेड, ठीक है। रेंडर्ड बार, यहां पे चार्ट लिखा है, हमने जस्ट चेंज करके उसको ग्राफ लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ब लिखी हुई है शोज, तो हम यहां पे लिख देते हैं इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेट्स। सो आप लिख सकते हो प्रोवाइड्स, मैनिफेस्ट, गिव्स डाटा अबाउट, बहुत सारे, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं। यहाँ पे आप इलस्ट्रेट्स की जगह पे आप लिख सकते हो। और हमने पहले बहुत अच्छी तरीके से ये कवर कर रखा है कि किस तरीके से ओवरव्यू, इंट्रोज लिखी जाती हैं। तो जो तो सीरीज में जो इस आइल्स टास्क 1 की सीरीज स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता ही होगा। और आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या, इलस्ट्रेट्स द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। इस फ्रेज को, ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, नंबर ऑफ को आप
इलिमिनेट कर सकते हो, आप सीधा लिख सकते हो एवरेज आवर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि नंबर ऑफ यहाँ पे लिखा हो, अमाउंट ऑफ लिखा हो, क्वांटिटी ऑफ लिखा हो, तो इसको इलिमिनेट किया जा सकता है, इजंट इट। और यहाँ पे हम सीधा इसको लिख सकते हैं एवरेज आवर्स। ठीक है, तो लिख देते हैं इलस्ट्रेट्स एवरेज आवर्स। आगे लिखा हुआ है पर वीक। ठीक है, जो पर वीक वाला फ्रेज है, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे है पर, माफी, ठीक है जी, ठीक है, यहां पे है पर वीक। पर वीक को आप क्या क्या लिख सकते हो, एवरी वीक, वीकली, ऑन द वीकली बेसिस, ठीक है जी। सो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। तो पर वीक यहां पे लिखा हुआ है, हम ये वाला फ्रेज जो है वो हम मेन वर्ब के पीछे भी लगा सकते हैं। अभी मेन वर्ब इस यहां पे कौन क्या है, दैट द मैन एंड वुमेन स्पेंड, ये जो स्पेंड है ये मेन वर्ब है, इसके पीछे भी हम ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्पेंड पर वीक, स्पेंड वीकली, isn't it, spend on the weekly basis, isn't it। so ये जो टाइम लिखा हुआ है पर वीक, या फिर पर ईयर हो सकता है, ठीक है, पर मंथ हो सकता है, ये हम मेन वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं और ये वेरिएशन हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं पर वीक जो है अभी यहाँ पे नहीं लिखते, वो लिखेंगे हम मेन वर्ब के बाद। ठीक है जी, तो इनमें से ही कोई ना कोई एक हम लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आ गया जी एवरेज आवर्स पर वीक दैट मेन एंड वुमेन स्पेंड डूइंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो ये जो फ्रेज है इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है दैट men and women, men and women spend, पहले हम यहां तक ही देखते हैं ये वाला केस जो है। ठीक है, अभी ये दैट क्लॉज है, आप देखोगे दैट के बाद यहां पे सब्जेक्ट है और ये जो है वी है, वर्ब है। जब भी दैट क्लॉज के बाद सब्जेक्ट वर्ब आपको मिले, isn't it, तो आप उसको एक्टिव को पैसिव बना सकते हो। ठीक है, मतलब पैसिव क्या होता है कि आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे यूज करते हैं, जैसे कि आप देखिए दैट तो है ही, ठीक है, दैट इज यहां पे आ जाएगा स्पेंट, दैट इज स्पेंट बाय मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन। अभी यहां पे दैट इज स्पेंट, ये जो इज है ये है बी वर्ब प्लस स्पेंट जो है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो पैसिव स्ट्रक्चर बनती है। तो हमने क्या किया, जो कि स्पेंड किए जाते हैं, isn't it, पैसिवली बता रहे हैं, जो कि स्पेंड किए जाते हैं मैन और वुमेन द्वारा। ठीक है, तो यहां पे क्या था, जो मैन एंड वुमेन स्पेंड करते हैं, ठीक है, यहां पे किए जाते हैं, isn't it, so that is spent by men और women। आप यहां पे लिख सकते हो एवरेज आवर्स दैट इज स्पेंड बाय men एंड वुमेन। आप एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां पे इज वर्ब यूज किया गया है, isn't it, तो इज वर्ब यूज किया है, हमने ये लिखना भी प्रेजेंट टेंस में ही है। वैसे भी जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हो किसी भी ग्राफ की, किसी भी ग्राफ का इंट्रोडक्शन आप लिखोगे वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही होगा, isn't it, चाहे उसका ग्राफ जो है वो चाहे वो पास्ट में है चाहे फ्यूचर में है। इस केस में तो वैसे भी ये प्रेजेंट टेंस में ही है, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं। तो दैट इज स्पेंट बाय मैन एंड वुमेन। आपको फ्रेजिंग में ये चीज बताई गई है कि जब भी दैट के साथ इज आया, मतलब यहां पे रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, तो ये दैट हो सकता है, यहाँ पे हु हो सकता है, यहाँ पे विच हो सकता है, ठीक है, तो इन इसके साथ बी वर्ब इज एम आर वॉज वर अगर आती है तो आप क्या करोगे, तो आप उसको इलिमिनेट कर सकते हो, तो आप इसको हटा सकते हो, आप सीधा लिख सकते हो स्पेंड बाय मेन एंड वुमेन, स्पेंड बाय मेन एंड वुमेन। तो यहां पे हम सीधा लिखते हैं एवरेज आवर्स स्पेंड बाय men
एंड वुमेन, ठीक है, आप दैट इज भी लिख सकते थे, यहां पे एवरेज आवर्स दैट इज स्पेंड बाय मेन एंड वुमेन, वो भी ठीक है। अगर आप दैट इज को इलिमिनेट कर रहे हो, आपको पता है कि इसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, तो स्पेंड बाय मेन एंड वुमेन सीधा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बाय मेन एंड वुमेन, तो यहां तक हो गया। इसके बाद आ गया है डूइंग एक्टिविटीज अराउंड द होम। ओके, पहले तो डूइंग एक्टिविटीज को देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और ये सब कुछ जो है आपने ऑलरेडी अभी देख लिया, ठीक। ओके, अभी हम चलिए, ठीक है, यहां पे लिखा है डूइंग एक्टिविटीज। पहले हम अभी देख रहे हैं डूइंग डूइंग एक्टिविटीज। अभी ये जो डूइंग एक्टिविटीज है, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? आप यहां पे लिख सकते हो हु डू एक्टिविटीज, ठीक है। ये जो हु है, आपको पता है कि जब हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, अगर मैं इसको यहां से निकालता हूं, इसके आगे जो भी वर्ब, अगर एक्शन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगता है। तो हमने क्या किया, हम रिवर्स चले गए। तो अगर आईएनजी लगा हुआ है तो हम उसको हु लगा के आगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, क्योंकि जिस जिस टेंस में ये है। तो हु डू द एक्टिविटीज। अदरवाइज आप इसकी जगह पे जस्ट प्रेपोजिशन भी लिख सकते हो। प्रेपोजिशन मतलब देखिए यहां पे वर्ब कौन सी लगी है, स्पेंट, ठीक है। तो स्पेंड जो है इसके साथ प्रेपोजिशन लगती है ऑन, स्पेंड ऑन। तो आप इसकी जगह पे ऑन भी लिख सकते हो, ऑन एक्टिविटीज, ऐसे। ओके, एक चीज और, आप देखो कि डाटा हमने पूरा लिखना है, इंट्रो में कुछ भी छोड़ना नहीं है। अभी यहां पे आप देखो हमारे पास एक्टिविटीज है कितनी, ठीक है, ये भी तो हमने लिखना है ना। हमने यहाँ पे तो सिर्फ लिखा हुआ एक्टिविटीज, लेकिन आपको ये क्लियर करना है कि कितनी एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, सो ये 7 एक्टिविटीज हैं। तो 7 एक्टिविटीज हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे, जैसे लिख सकते हैं, ये एक्टिविटीज को और भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लिखेंगे ऑन द 7 टाइप ऑफ एक्टिविटीज, 7 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, 7 डिफरेंट टाइप्स, वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। सो ये वाला जो फ्रेज है आप यहां पे लिखिए, ऑन, ठीक है। तो हमने डूइंग को ऑन से कन्वर्ट कर दिया, ऑन, ठीक है, ऑन द 7 डिफरेंट, चलो, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ओके, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। आगे लिखा हुआ है अराउंड द होम, हम लिख देते हैं इन देयर होम्स। अराउंड प्रेपोजिशन को हमने जस्ट चेंज कर दिया, इन देयर होम्स, फुल स्टॉप। सो अभी आप देखो कि इसमें कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। हमने बिल्कुल एवरेज आवर्स पर वीक, हाँ, पर वीक जो है वो हमने नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि हमने पर वीक जो है यहाँ पे एवरेज आवर्स पर वीक यहाँ पे नहीं लिखा। मैंने बोला था कि मेन जो आएगा, ये जो रहा मेन वर्ब के पीछे हमने पर वीक लिखना है। सो यहाँ पे आप लिखोगे पर वीक स्पेंड के बाद, ठीक है। पर वीक को आप क्या क्या लिख सकते हो, एवरी वीक, वीकली, ऑन द वीकली बेसिस, ठीक है। जो जैसे भी आपने लिखना है, पर वीक को पर वीक भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने अगर अगर आपने जस्ट इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी तो भी इसको वेरिएशन माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने वर्ड को चेंज करना, उसकी पोजीशन चेंज करना, उसको किसी अलग तरीके से स्ट्रक्चर में लिखना, फॉर्मेशन में लिखना, वो भी वेरिएशन है। तो उसमें आपको वर्ड्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सो आप यहाँ पे पर वीक भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे चलो वीकली लिख देते हैं, स्पेंड वीकली लिख दो, चलो, जब ऑन द वीकली बेसिस आपने लिखना लिख लो, ठीक है। तो और अब तो कुछ बचा,
एवरेज आवर्स पर वीक हो गया, ये भी हो गया, मेन एंड वुमेन हो गया, 7 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हो गया, बार ग्राफ हो गया। तो हमने यहाँ पे सब कुछ जो है वो हमने कवर कर दिया है। ठीक है जी। तो हमारा जो फुल एंड फाइनल जो ओवरव्यू है एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। द रेंडर्ड बार चार्ट इलस्ट्रेट्स एवरेज आवर्स spent weekly by men and women on the 7 different types of activities in their homes. So ये तो हो गया हमारा इंट्रो। ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ओवरव्यू में। और जो इंट्रो, ठीक है, बुक में लिखा हुआ ऑथर ने जो लिखा है वो इंट्रो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स, हमने लिखा है द रेंडर बार चार्ट इलस्ट्रेट्स, इसने लिखा था एवरेज आवर्स, ओके, दैट मेन एंड वुमेन स्पेंड लिखा, लेकिन हमने इसको रिवर्स कर दिया, पैसिव में लिखा, हमने लिखा दैट इज स्पेंड बाय मेन एंड वुमेन, ओके। आगे इसने पर वीक लिखा, हमने लिखा वीकली। ऑन द वेरियस एक्टिविटीज हमने लिखा ऑन द 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। इसने लिखा अराउंड देयर होम्स, हमने लिखा इन देयर होम्स। सो इसने जो लिखा और जो हमने लिखा, ठीक है, ये बिल्कुल, ये भी ठीक है और जो ये वाला लिखा हुआ ये भी ठीक है। फ्रेजेस में फर्क हो सकते हैं, इजंट इट, कि इसने जैसे कि फ्रेज लिखा ऑन वेरियस एक्टिविटीज, हमने लिखा 7 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इजंट इट। सो फ्रेजेस में फर्क है, अदरवाइज बिल्कुल सेम जो जैसे लिखा है वो ये जो जैसे लिखा है सेम टू सेम हमने भी उसी तरीके से ही लिखा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी ओवरव्यू लिखने से पहले ओवरव्यू लिखने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आपने ग्रुपिंग ऑलरेडी कर रखी है तो ग्रुपिंग आप जो हमने पिछले लेसन में की थी, क्योंकि ये जो लेसन है पिछले लेसन की का इन कंटिन्यूएशन है, ये उस लेसन का नेक्स्ट पार्ट है। तो हमने पिछले लेसन में क्या किया कि भाई इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, 3 तरह हमने उसमें देखी थी। उसमें से जो आज हम यूज करने वाले हैं वो कौन सी है, वो है कि हाउस होल्ड चोर्स एंड लीजर एक्टिविटीज। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज को ग्रुप किया। BP1 में हमने कौन सी एक्टिविटीज लिखनी है, BP2 में कौन सी लिखनी है। सो BP1 में इसमें हम लिख रहे हैं हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब वो एक्टिविटीज जिसके बिना घर नहीं चल सकता, सभी घर में होना बहुत जरूरी है, हम सबके घर में होती है। जैसे कि कुकिंग, खाना पकाना सबके घर में होता है, क्लीनिंग द हाउस सबके घर में होता है, वॉशिंग अप कपड़ों की धुलाई सबके घरों में होती है और ये जरूरी है, हर रोज होनी है। इसके बाद रीडिंग जरूरी नहीं है, गार्डनिंग, सर्फिंग द इंटरनेट, वॉचिंग टीवी, इसके बिना घर चल सकता है। लेकिन जो पहली 3 है, कुकिंग, क्लीनिंग द हाउस एंड वॉशिंग अप, ये 3 के बिना घर नहीं चलता, ये बहुत जरूरी है। इनको हम हाउस होल्ड चोर्स बोल रहे हैं, कुकिंग, क्लीनिंग द वॉशिंग अप, ठीक है। तो ये 3 जो है, इन तीनों के बारे में जो हम जिक्र करने वाले हैं वो करेंगे BP1 में। कैसे लिखना है वो देखेंगे। फिर इसके बाद BP2 में हम जो बच गई, जिसके बिना घर चल सकता है, जो कि लीजर एक्टिविटीज है, जो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने फ्री टाइम में करते हैं, वो कौन कौन सी है, जैसे कि रीडिंग, ठीक है, गार्डनिंग, सर्फिंग द इंटरनेट एंड वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो हम लोग बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम लोग लिखने वाले हैं। एक चीज बता दूं यहाँ पे, क्योंकि वहां आपकी राइटिंग चेक होने वाली है, इजंट इट। आपने अच्छी तरह से समझ लिया, ग्रुप कर लिया इंफॉर्मेशन को। अभी इंफॉर्मेशन जो ग्रुप की है आपने अच्छी तरह से समझ ली है, उसको हम लिखने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप कौन सी स्ट्रक्चर में लिखते हो और क्या लिखते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजंट इट। तो आपने समझा सही है, क्या आपने लिखा भी सही है कि नहीं, इजंट इट। तो क्या लिखना है, ये रहा, ये लिखना है जो हमने पिछले चैप्टर में ग्रुपिंग की, वो लिखना है। और अब कैसे लिखना है वो अभी हम करने जा रहे हैं, इजंट इट। जैसे कि यहाँ पे कुकिंग है, ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कुकिंग सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कुकिंग जो है, देखिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो वुमेन करती हैं वो कुकिंग करती है, इजंट इट। सो ओवरव्यू में भी हम सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है जी। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं तो हम उसी ही तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से आपने ऑलरेडी ग्रुपिंग की है।
तो जैसे कि अभी मैं आपको ओवरव्यू लिख के दिखाता हूं, इसी तरीके से लीजर एक्टिविटीज एंड हाउस होल्ड चोर्स के हिसाब से। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, चलो ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, एट द फर्स्ट ग्लैंस इट इज एविडेंट दैट the most important piece of information is that, the most noticeable information is that, so बहुत सारे जो phrases हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट जनरल जो लिखा है, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, क्या आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं इस चार्ट में, ठीक है, कि वुमेन जो है, जो चोर्स है, कुकिंग में भी वुमेन सबसे ज्यादा, क्लीनिंग द हाउस में भी वुमेन सबसे ज्यादा, वॉशिंग अप में भी वुमेन जो है वो अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, मेन से ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। बस एक और चोर है, एक और काम है, एक्टिविटी है रीडिंग, जिसमें वुमेन मेन से ज्यादा है, लेकिन ये जो है ये लीजर एक्टिविटी है, ये हाउस होल्ड चोर नहीं है। तो ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं एक्सेप्ट, एक फ्रेज अलग से लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एक्सेप्ट रीडिंग, रीडिंग को छोड़ के, यहां पे कोमा लगा दीजिए, एक्सेप्ट रीडिंग को छोड़ के, isn't it? So women spend, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, स्पेंट नहीं लिखा, स्पेंड, वुमेन स्पेंड देयर मोस्ट टाइम, अपना ज्यादा समय वो व्यतीत करती है, ठीक है, ऑन, किसमें, कुकिंग में नहीं, ऑन लीजर एक्टिविटीज में, LEISURE, ठीक है, लीजर एक्टिविटीज, ठीक है, वेयर एज men spend most time on the watching television, सॉरी ऑन, वैसे तो वॉचिंग टेलीविजन ही है, लेकिन हमने जो ग्रुपिंग की है वो की है हमने लीजर एक्टिविटीज एंड हाउस होल्ड चोर्स के हिसाब से, तो हम यहां पे लिखेंगे ऑन मैं यहां पे थोड़ा सा लिख गया, जो वुमेन स्पेंड करती हैं अपना मैक्सिमम टाइम, वो करती है हाउस होल्ड चोर्स में, हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स, whereas men spend most time on the leisure activities. हो गया, क्योंकि हम लोग आगे BP1 में हाउस होल्ड चोर्स और BP2 में लेजर एक्टिविटीज के हिसाब से ग्रुपिंग करने वाले हैं, इसलिए हमने ओवरऑल में भी हाउस होल्ड चोर्स एंड लीजर एक्टिविटीज के हिसाब से ही इसको लिखा गया है, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मान लीजिए अगर आपने लिखना होता कि आदमी जो है वो किस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हम लिख देंगे BP1 में, और वुमेन किस में करती हैं वो लिख देंगे BP2 में। अगर ऐसा आप लिखते, ठीक है, मेन स्पेंड मोर टाइम, ठीक है, देन वुमेन, वो BP1 में, और वुमेन स्पेंड मोर टाइम देन मेन, वो BP2 में। तो उस केस में क्या होता कि जस्ट फिर हम इसको भी चेंज करके लिखते, हाउस होल्ड चोर्स जो है, हाउस होल्ड चोर्स की जगह पे हम लोग लिख देते कुकिंग, कि वुमेन स्पेंड देयर मोस्ट टाइम ऑन कुकिंग, वो कुकिंग में ज्यादा करती है, और जो मेन जो है वो वॉचिंग टेलीविजन में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। समझ में आ गया जी आपको? तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू।
ओवरव्यू में हमने लिखना होता है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये हमने कंट्रास्ट की फॉर्मेशन में लिखा है, जिसकी दो साइड्स हैं, एक साइड ये है, दूसरी साइड नीचे है, और वेयर एज जो है ये कंट्रास्टिंग वर्ड है जो कि असल में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके आगे कॉमा लगा हुआ है। सो ये दो साइड्स में कंट्रास्ट दिखाता है। ठीक है, तो वुमेन ज्यादा टाइम किसमें स्पेंड करती है और आदमी जो है, मैन जो है, वो किसमें हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि बुक में क्या, आपको जो बुक में देखते हो किसी ऑथर ने लिखा है सेम टू सेम, वो कैसे लिखा है। सो इसमें लिखा है एट द फर्स्ट ग्लेंस इट इज एविडेंट दैट, ठीक है, हमने फ्रेज लिया है ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट। इसने लिखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ रीडिंग, बहुत बढ़िया। अभी हमने लिखा है एक्सेप्ट, हमने विद द एक्सेप्शन ऑफ की जगह पे लिख दिया एक्सेप्ट। तो यहां पे बहुत सारे वर्ड्स आप ऐसे लिख सकते हो, विद द एक्सेप्शन ऑफ, विद द एक्सेप्शन ऑफ, ये भी सही है, एक्सेप्ट सही है, डिस्पाइट, DESPITE, आप लिख सकते हो इंस्पाइट ऑफ। सो ऐसे आप कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स इसमें लिख सकते हो। इसने लिखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ रीडिंग, ठीक है। वुमेन स्पेंड मोर टाइम ऑन हाउस होल्ड चोर्स, बिल्कुल, देन मेन, वाइल मेन स्पेंड मोर टाइम ऑन लीजर एक्टिविटीज, हमने भी बिल्कुल सेम लिखा है। इन्होंने जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाइल लिया है, हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वेयर एज लिया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन को आपको पता है कि हमने जो ग्रुप किया है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज, हाउस होल्ड चोर्स एंड लीजर एक्टिविटीज के हिसाब से किया। अब हम लिखेंगे BP1 पैराग्राफ, ठीक है। तो BP1 पैराग्राफ में अभी आप देखोगे कि जितने भी एक्टिविटीज है, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग द हाउस एंड वॉशिंग अप, इन सब के लिए अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। कहने का मतलब, कुकिंग जो आपने लिखनी है, जब आप कुकिंग के बारे में लिख रहे हो, जो आपने, तो जिस भी फॉर्मेशन में आप लिख रहे हो, इसके बाद क्लीनिंग द हाउस कोई किसी और फॉर्मेशन में होगी। तो मतलब 3 फॉर्मेशन यूज हो रही है हमारे पास BP1 में, ऐसे ही 4 फॉर्मेशन यूज हो रही है। तो लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में हमने बहुत सारी फॉर्मेशन ऑलरेडी पिछले लेसन में कर रखी है ऑलरेडी, जिसमें हमने लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन किया है और फिर इसके बाद लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट किया है। ये लेसन नंबर 9 एंड 10 है। तो उस लेसन में आप जाके देख सकते हो, यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ हमने 7, 3 और 4, सिर्फ 7 फॉर्मेशन है, सिर्फ 7 सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स हैं कंपैरिजन की, जो हमने अलग अलग यूज करनी है। ठीक है, तो वो कौन सी होंगी, हमने उसके ऊपर ही ध्यान देना है, हमने स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है। आगे जब हम BP1 BP2 देखेंगे तो मैं आपको सीधा वही समझाने वाला हूं, कोर पॉइंट बिल्कुल जिसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम। ठीक है जी, हम लिखते हैं ओवरव्यू नहीं, अब हम लिखते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। तो यहां पे हम लिखते हैं में जा रहे हैं। सो BP1 सेम चार्ट अभी आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है जी, यहां पे आपको BP1 पूरा का पूरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मेशन के हिसाब से देखिए, आपको पता है सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिखा जाता है। टॉपिक सेंटेंस मतलब ये जो बिल्कुल फर्स्ट में जो आपको इंट्रोडक्टरी फ्रेज दिख रहा है, इजंट इट, तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है, आपको बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या मिलने वाला है। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको ओनली हाउस होल्ड चोर्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही डिसाइड किया कि हाउस होल्ड चोर्स हम बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखेंगे, लीजर एक्टिविटीज बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखेंगे। सो हाउस होल्ड चोर्स में हम लिखने जा रहे हैं। पहले हम इसी फ्रेज को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने रियल राइटिंग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ विद रिगार्ड्स टू, यहां पे विद रिगार्ड्स टू का मतलब क्या है, क्या मतलब है विद रिगार्ड्स टू का मतलब, विद रिगार्ड्स टू जो है यहां पे लिखा हुआ है विद रिगार्ड्स टू, ये वाला। ओके,
सो विद रिगार्ड्स टू की जगह पे आप लिख सकते हैं रिस्पेक्ट टू, ठीक है, आप लिख सकते हो इन रेफरेंस टू, ठीक है, इन रिलेशन टू। ये जो हैं बहुत फॉर्मल वर्ड्स हैं, ठीक, किसके संदर्भ में, किसके कनेक्शन में, किसके बारे में बात हो रही है। अभी हम जब बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं ना, तो हम बोलते हैं किस बारे में, ठीक है। तो आप यहां पे अगर मैं लिखूंगा अबाउट हाउस होल्ड चोर्स, तो मैंने जस्ट एक वर्ड यूज किया, दैट इज अबाउट, ABOUT। तो ये जो अबाउट है, इनका मतलब अबाउट ही है, इन रेफरेंस टू, इन रिलेशन टू, ठीक है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ये। अच्छा, जैसे रिलेशन यहां पे लिखा है इन रिलेशन टू, तो रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू। आप हम थोड़ा सा इनफॉर्मली लिखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे रिगार्ड्स को विद रिगार्ड्स टू को हम लिख देंगे रिगार्डिंग, लेकिन ये लेस फॉर्मल है। रिगार्डिंग ये मैं आपको नहीं बोल रहा कि लिखो, ठीक है, लेकिन रिगार्डिंग गलत वर्ड भी नहीं है, ये लेस फॉर्मल है, ठीक है। तो रिगार्डिंग हो गया, कंसर्निंग, ठीक है, हम सिंपली लिख देते हैं एज टू, एज टू। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताया है, इन सब का मतलब सेम ही है। तो आप यहां पे लिख सकते हो टर्निंग टू, इजंट इट। ठीक है जी। तो जस्ट ये इंट्रोड्यूस करने के लिए कि आप क्या करने वाले हो, किस बारे में आप लिखने वाले हो, किस कंसर्न में आप लिखने वाले हो, तो यहां पे हमने लिखा विद रिगार्ड्स टू हाउस होल्ड चोर्स। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम समझते जाएंगे ताकि आपको लिखने में कोई भी परेशानी ना आए। कौन सी वोकैबुलरी लिखनी है, स्ट्रक्चर लिखनी है, वेरिएशंस कौन सी दिखानी है, वो सब कुछ हम देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जब हाउस होल्ड चोर्स की बात हो रही है तो हमारे पास कुकिंग है, क्लीनिंग द हाउस एंड वॉशिंग अप है, ये 3 एक्टिविटीज है। इन 3 एक्टिविटीज में अगर हम ऊपर से नीचे आए तो देखें सबसे पहले क्या टच हो रहा है, ये वाला कुकिंग में ये जो पिंक बार है, जो वुमेन है, 15 आवर्स, मतलब कि हम कुकिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुकिंग के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो ग्रीन ग्रीन यहां तक है, यहां तक कुकिंग की बात हो रखी है, इसमें कुकिंग की बात की है। और कौन सी स्ट्रक्चर यूज की है, हमने मेनली ये देखना है कि स्ट्रक्चर कौन सी यूज की है, ठीक है। तो इसने स्ट्रक्चर जो यूज की है वो है स्पेंड द मोस्ट टाइम, डेफिनेटली क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, हम सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। वुमेन स्पेंड द मोस्ट टाइम ऑन कुकिंग, तो किसमें कर रहा है, ऑन कुकिंग। और उसके बाद कॉमा लगा के बताया गया है कितना, एट, क्या है ये 15, एट 15 पर वीक, ठीक है। और डेफिनेटली कुकिंग हमने मैन की भी साथ में ही कवर करनी है, इजंट इट, क्योंकि हमने डाटा तब कवर होगा जब मैन और वुमेन दोनों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। सो कंपेयर टू, यहां पे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 9 है आदमी के लिए, 9 फॉर मैन, सो अप्रोक्सीमेटली कंपेयर टू अप्रोक्सीमेटली 9 फॉर मैन। तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो आप यहां पे हमने जो मेन चीज देखने वाली यहां पे है, आपको ऑलरेडी द मोस्ट टाइम, आपको इसका ये जो स्ट्रक्चर जो लगी है, ये गया स्पेंड द मोस्ट टाइम, इसमें मेनली स्ट्रक्चर लगी है स्पेंड द मोस्ट टाइम। दूसरी बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आप देखिए लिखा हुआ कंपेयर टू, ठीक है। स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं, वो लिखते हैं एज कंपेयर टू, इसके आगे एज लगा देंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, और उसकी जगह पे लगा देंगे एज कंपेयर टू, तो ये गलत है। एज कंपेयर टू जो है फ्रेज, ये फॉर्मल फ्रेज इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं यूज होता, नहीं है ही नहीं, isn't it? तो आपने जब भी यूज करना है तो लिखना है कंपेयर्ड टू, ईडी लगेगा कंपेयर टू, और उसके आगे लगेगा कॉमा,
तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इज़न्ट इट। तो ये जो पहली स्ट्रक्चर है आपको क्लियर हो गई। जो पहली स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये है स्पेंड द मोस्ट टाइम, ये वाली है। और डेफिनेटली एक चीज मैंने यहाँ पे आपको और बताई है कि कंपेयर टू कोमा लगा के आपने लगाना है, ठीक है। कंपेयर टू, इसको एज कंपेयर टू करके नहीं लिखना, ठीक है। सो वुमेन स्पेंड द मोस्ट टाइम ऑन कुकिंग एट 15 आवर्स पर वीक कंपेयर टू अप्रोक्सीमेटली 9 फॉर मैन। तो ये हो गया हमारा पहला इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये देखिए जो आपको ब्लू में दिख रही है, ठीक है, इसमें एक और एक्टिविटी यहां से उठाई गई है। तो वो एक्टिविटी इन्होंने उठाई है क्लीनिंग द हाउस। कौन सी उठाई है? क्लीनिंग द हाउस। तो इसमें कौन सी लगी है? ठीक है, तो यहां पे लगा हुआ है सेकंड डिग्री इन्होंने यूज की हुई है, मोर देन, मोर, ठीक है ना। तो स्पेंड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ टाइम देन मैन क्लीनिंग द हाउस, ये लिखी हुई है। ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे? देखिए यहां पे ये बिल्कुल सिंपल है। वुमेन, यहां पे अगर मैं सिंपल लिखूं, वुमेन स्पेंड, ठीक है, मोर टाइम देन, ये यही है बिल्कुल। अभी पहली बात जो आपको बताई थी पहले भी पिछले लेक्चर में कि मोर टाइम लिखा हुआ है यहां पे, मोर टाइम, इजंट इट। तो ये नाउन है जो कि उसके आगे हमने मोर मोस्ट लगाया हुआ है, ठीक है, बताया हुआ है कि सेकंड फॉर्म में कितना कंपैरेटिव में। यहां पे बीच में आप इसको अमाउंट ऑफ लिख सकते हो, इजंट इट, क्योंकि ये टाइम नाउन है, इसके आगे द भी लगेगा, ठीक है। मोर द अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि 5 मैंगोज, तो आप लिखोगे 5 नंबर ऑफ मैंगो, इजंट इट। आप मैनी 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 मैंगोज, मैनी नंबर ऑफ, तो हम नंबर ऑफ लिखेंगे, मोस्ट नंबर ऑफ मैंगोज, मोस्ट नंबर ऑफ मैंगोज, मोर नंबर ऑफ मैंगोज। ऐसे ही जब नॉलेज है या फिर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, इजंट इट, मनी है, तो हम लिखेंगे मच अमाउंट ऑफ मनी, मच मनी, मच अमाउंट ऑफ मनी, मोर मनी, मोर अमाउंट ऑफ मनी, मोस्ट मनी, मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। तो जब अनकाउंटेबल है तो हम बीच में लगाते हैं अमाउंट ऑफ। जब काउंटेबल नाउन होते हैं हम उसके लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब हम वर्ड्स यूज करते हैं, मोर मोस्ट, तो उसके बीच में हम लगाते हैं नंबर ऑफ। तो यहां पे जो है, जो टाइम है, इजंट इट, तो उसको हम यहाँ पे, क्योंकि टाइम काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है, तो यहाँ पे हम यूज किया जा रहा है अमाउंट ऑफ, मोर, ठीक है, मोर द अमाउंट ऑफ, इजंट इट। अभी इस मोर को ले लीजिए, ये मोर जो है, इसने मोर को भी बताया है कि ये डबल से भी ज्यादा है, मोर देन डबल, ठीक है। तो मोर, ये जो मोर फ्रेज है इसको लिखा हुआ है मोर देन डबल, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव में है। तो कंपैरेटिव में क्या लगते हैं? कंपैरेटिव में डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिव्स लगते हैं, ठीक है ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, आपको ये याद होगा, ठीक है, हमने अपने नाइन्थ लेसन में किया था। तो मोर देन डबल, तो हमने यहाँ पे मोर को ज्यादा, मतलब कि मोर जो वर्ड यूज किया है उसको भी आगे स्पेसिफाई किया और एक्यूरेट प्रिसाइजली बताया। सो ये जो स्ट्रक्चर बन गई वो बनी वुमेन स्पेंड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ टाइम देन मैन, इजंट इट। यहां पे देखिए वुमेन, चलो, आल्सो स्पेंड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ टाइम देन मैन। अभी किस चीज में? क्लीनिंग द हाउस, ठीक है, क्लीनिंग द हाउस, हाउस क्लीनिंग में, इजंट इट, दुगने से भी ज्यादा, ठीक है, आदमी से दुगने से भी ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। कौन? वुमेन। समझ में आ गई ये स्ट्रक्चर? बहुत बढ़िया, ठीक है। और आगे इसी स्ट्रक्चर को लेके इन्होंने क्लियर किया है कि ये स्ट्रक्चर जो है बाकी वाले जितने भी काम हैं उनसे सबसे कम
टाइम कंज्यूम करती है। मतलब कि यहां इस पैराग्राफ में, ठीक है, बाकी मतलब सिर्फ दो और बची हैं, कुकिंग और वॉशिंग अप, इन दोनों की बात करो क्योंकि इसमें सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स की बात हो रही है, इसके अलावा और किसी की बात नहीं हो रही है, पिछली वाली 4 की बात नहीं हो रही है। तो ये जो क्लीनिंग द हाउस है ये इन दोनों में से कम है, कम टाइम कंज्यूम करती है दोनों सेक्सेस के लिए। दो ठीक है, दिस चोर कंज्यूम्स, अभी देखिए वर्ब लगी हुई है कंज्यूम्स लेस टाइम than the other two sexes, than the both sexes, ठीक है। so other chores for both sexes, तो ये जो है जस्ट इसके लिए लिखा हुआ है कि ये इन दोनों से कम टाइम स्पेंड करती है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर लगी है, ठीक है, ये भी लगी है मोर देन, तो सेकंड में कंपैरेटिव है, फर्स्ट में सुपरलेटिव है, लिखा हुआ था मोस्ट टाइम, ठीक है, वुमेन स्पेंड द मोस्ट टाइम ऑन कुकिंग, अब यहां पे लिखा था मोर टाइम देन मैन, मतलब उसने क्लियर कर दिया मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ टाइम देन मैन, इजंट इट। तो ये जो लगी हुई है ये सेकंड में है। अभी हम देखते हैं जो थर्ड है, जो थर्ड चोर को जो है उसमें कौन सी स्ट्रक्चर लगी है। अगर आपने इस तरीके से देख लिया, इसके बाद आप आंख बंद करके सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड सेम टू सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये एक बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, ठीक है, कि आपने जर्नलाइज करके भी लिखना होता है, सबको आप मोर मोस्ट में नहीं लिखना, ठीक है। तो इसमें जो लिखा गया है, ये जो स्ट्रक्चर लिखी है ये सुपरलेटिव में है, ये जो लिखी गई है ये कंपैरेटिव में है, और ये जो लिखी गई है ये जर्नलाइज करके लिखी गई है, इजंट इट। यहां पे वर्ड यूज किया गया है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब मेनली, मतलब कि मुख्य रूप से, ठीक है। तो वो किसके लिए लिया गया है, टास्क के लिए। कौन सी टास्क, वॉशिंग अप के लिए, जो बच गई एक टास्क जिसके बारे में बात हो रही है। सो इसने लिखा है कि वॉशिंग अप इज प्रीडोमिनेंटली ए टास्क अंडरटेकन बाय वुमेन। वुमेन दोबारा मुख्य रूप से ये जो है ये वुमेन जो है वो इसको कर रही है, इजंट इट। तो ज्यादा जो है, जो ज्यादा कर रहा है वो प्रीडोमिनेंटली कर रहा है, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंटली वर्ड जो लग रहा है वो ये कि कौन डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे वुमेन ज्यादा डोमिनेट कर रही है किसमें, वॉशिंग अप में। तो वॉशिंग अप इज द टास्क, ठीक है, वॉशिंग अप इज प्रीडोमिनेंटली अ टास्क अंडरटेकन बाय वुमेन रेदर देन मेन। तो यहाँ पे रेदर देन वर्ड यूज किया गया है, रेदर देन वाली वर्ड फ्रेज यूज किया गया है। वॉशिंग अप इज प्रीडोमिनेंटली अ टास्क अंडरटेकन बाय वुमेन रेदर देन मेन। फिर इसके बाद बता दिया कितना 7 and 5 hours respectively for both the sexes, isn't it? तो आपको तीनों की तीनों बता दी गई हैं, ठीक है। आप आंख बंद करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पहली में जो था वो स्पेंड द मोस्ट टाइम लिखा हुआ है, isn't it? जो दूसरी वाली जो है उसमें मोर देन लिखा है, मोर देन द अमाउंट ऑफ करके लिखा हुआ है, और जो तीसरी वाली जो है वो प्रीडोमिनेंटली या टास्क अंडरटेकन बाय वुमेन इसमें है। तो ये जो तीन जो हैं, तीन चोर्स 1 2 3, ये तीन स्ट्रक्चर्स में लिखे हैं, हमने स्ट्रक्चर्स भी साथ में डिस्कस कर लिए, इजंट इट। तो आप ये हो गया हमारा BP1। अभी हम चलते हैं हमारे BP2 पे। देखिए BP2 आपके सामने ये रहा, इसको भी हम इसी तरीके से अच्छी तरीके से एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज, सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। इसका जो अभी स्टार्टिंग जो वाला जो फ्रेज है आप उसको देखिए, टॉपिक सेंटेंस जो है वो है टर्निंग टू लीजर एक्टिविटीज, इजंट इट। इन्होंने यहां पे लिखा टर्निंग टू, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया पिछली स्लाइड में, इजंट इट। आप टर्निंग टू भी लगा सकते हो, आप रिलेटिंग टू भी लगा सकते हो, आप कंसर्निंग भी लगा सकते हो, रिगार्डिंग भी लगा सकते हो, विद रिगार्ड्स टू जो कि बहुत फॉर्मल है, विद रिगार्ड्स टू, विद रिस्पेक्ट टू ये बहुत फॉर्मल है, ठीक है, इन कंसर्न टू, इन रिलेशन टू, इन रेफरेंस टू। तो ये जो है आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो, जैसे कि यहां पे इन्होंने किया टर्निंग टू की ओर जाते हुए, किसकी ओर जाते हुए, लीजर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपको लीजर एक्टिविटीज मिलने वाली हैं। लीजर एक्टिविटीज कौन कौन सी है, रीडिंग, गार्डनिंग, सर्फिंग द इंटरनेट एंड वॉचिंग टेलीविजन, ये 4 है। अभी डेफिनेटली इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द मोस्ट पॉपुलर इज वॉचिंग टेलीविजन। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कंपैरिजन में लिखने का, ठीक है। जैसे कि हमने अभी लास्ट में देखा था कि हमने प्रीडोमिनेंटली वर्ड यूज किया था, इजंट इट।
तो उसका वो जो एडवर्ब यूज किया था उसका मतलब है सबसे ज्यादा, isn't it? मुख्य रूप में, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया पॉपुलर, ठीक है। हम लिख सकते हैं फेमस, हम लिख सकते हैं प्रेफर्ड, हम लिख सकते हैं द मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी इज वॉचिंग टेलीविजन। इन्होंने लिखा द मोस्ट पॉपुलर इज, isn't it? तो ये जो है आगे वाली, ये जो ग्रीन ग्रीन में जो हम दिख रही है, सो ये जो है ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ वॉचिंग टेलीविजन के ऊपर है, ठीक है जी। तो वॉचिंग टेलीविजन के ऊपर है, तो इन्होंने जस्ट लिखने का तरीका देखिए, आपने लिखा कि सबसे पॉपुलर जो है वो वॉचिंग टेलीविजन है, और ये अभी अभी हमने इसका ये भी लिखना है कि वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है। तो इसने लिखा विद स्लाइटली मोर मैन देन वुमेन, कुछ ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मैन और वुमेन के अंदर जो कि टेलीविजन देखते हैं, isn't it? तो इसने लिखा स्लाइटली मोर मैन देन वुमेन, कुछ, ठीक है। अभी मोर है सेकंड फॉर्म, डेफिनेटली हम स्लाइटली लगा सकते हैं, ठीक है। हम और लिटिल लगा सकते हैं, लिटिल मोर मैन, अ लिटिल मोर मैन, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो स्लाइटली लगा सकते हैं। अगर थोड़ा और ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे हम कंसिडरेबली लगाते हैं। जो बहुत ज्यादा है तो सिग्निफिकेंटली लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा है तो स्लाइटली मोर मैन देन वुमेन, ठीक है। तो बहुत कम जो है मैन देन वुमेन, पर टेकिंग मतलब टेकिंग पार्ट मींस टेकिंग पार्ट, isn't it? पार्टिसिपेट करना, उसको बोलते हैं partake, isn't it? तो यहां पे लिखा partaking in the activity on the weekly basis। ये जो है आप अगर इसको देखेंगे, ये विद के साथ यूज की हुई है। मतलब यहां पे एक सेंटेंस लिख दिया S1 V1, इसके बाद विद लगाया, फिर विद लगाने के बाद जो दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। वैसे यहां पे S2 V2 था, लेकिन अभी क्या है, ये सेंटेंस नहीं है, ये जो V2 है इसको ING लगा देते हैं, ठीक है। मतलब V1 प्लस ING, तो ये V4 बन जाता है ये वाला सेंटेंस ऐसे। तो पहले सेंटेंस में जो लिखा था, ठीक है, वो द मोस्ट पॉपुलर, ये लिखा था द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी इज वॉचिंग टेलीविजन। मैंने यहाँ पे टीवी लिखा, आपने टेलीविजन लिखना पूरा। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस, isn't it? सो दूसरा सेंटेंस क्या है, स्लाइटली मोर मैन देन वुमेन। अभी देखो मैं यहां पे लिखूंगा पटेक, क्योंकि अभी हम सेंटेंसेस को हमने क्लब नहीं किया, अभी हमने इसको जोड़ा नहीं है, कंबाइन नहीं किया, isn't it? तो मैं अभी अलग अलग सेंटेंस दोनों को लिख के दिखा रहा हूं, इसके बाद कंबाइन करते हैं। स्लाइटली मोर मैन देन वुमेन पार्टेक, ठीक है, पार्टेक इन दिस एक्टिविटी, अभी आगे कोमा लगा के लिख देंगे कितनी, ठीक है। सो ये है मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी इज वॉचिंग टेलीविजन। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए S1 ये V1, यहाँ पे हो गया स्लाइटली मोर मैन देन वुमेन, ये हो गया S2, ये हो गया V2। अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे विद लगा रहा हूं तो यहाँ पे लगेगा कॉमा, यहाँ पे लगा दिया मैंने विद लगा के अगर आप जोड़ रहे हो तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका ये जो ठीक है, ये जो आपको वर्ब दिख रही है, वर्ब, isn't it? ये जो वर्ब है इसके साथ ING लग जाएगा, ये बन जाएगा पर टेकिंग ING, ठीक है जी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी वेरिएशन दिखाई है, ठीक है, इसमें विद के साथ सेंटेंस कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी इज वॉचिंग टेलीविजन, कॉमा विद स्लाइटली मोर मैन देन वुमेन partaking, देखिए ING लग गया क्योंकि यहाँ पे विद है, यहाँ पे ING हो गया, partaking in this activity, ठीक है, ऑन द वीकली बेसिस पे थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं बताई, ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि फर्क इन्होंने ऐसे बता दिया कि थोड़ा सा ज्यादा, तो मैन वुमेन से थोड़ा ज्यादा, स्लाइटली मोर मैन देन वुमेन, ठीक है जी। ये वाला हो गया हमारा। तो इसकी स्पेशलिटी आपको पता चल गई, विद के साथ सेंटेंस को कंबाइन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए
अभी नेक्स्ट में इन्होंने ये जो ब्लू वाले में इन्होंने कौन सी एक्टिविटी ली है, इंटरेस्टिंगली मेन स्पेंड नियरली 3 times more than the women सर्फिंग द इंटरनेट, इजंट इट। तो यहां पे मोर देन मतलब कि कंपैरेटिव लिया, लेकिन इसमें 3 times लिखा। मेनली ये चीज देखने वाली है कि यहां पे इसने 3 times वर्ड यूज किया। यही सेम टू सेम BP1 में सेकंड में जो यूज भी किया था, वहां पे लिखा था वुमेन, ठीक है ना, वुमेन स्पेंड मोर टाइम, लेकिन वहां पे लिखा था डबल द अमाउंट ऑफ, वहां पे डबल करके डबल ट्रिपल करके लिखा था, यहाँ पे 3 times करके लिखा है। स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ पे मोर देन करके इन्होंने लिखा है किसके लिए, सर्फिंग द इंटरनेट, ठीक है। तो 3 times मोर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही चीजें जो हैं आपको मार्क्स दिलाएंगी। तो मोर के आगे कभी देख लो, मोर के आगे लिख दिया स्लाइटली मोर, 3 times मोर, डबल मोर, डबल द अमाउंट ऑफ मोर, तो ये वेरिएशंस आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपल कंपैरेटिव फॉर्मेशन में दिखाई हुई है सर्फिंग द इंटरनेट में। जो सेकंड जो इन्होंने लिया, ये वाला लिया, पहले ये हो गया और ये भी हो गया। अभी हम तीसरे में चलते हैं, ठीक है जी। अभी तीसरा जो है इन्होंने लिया है रीडिंग। द आवर्स स्पेंट ऑन रीडिंग इज फेयरली सिमिलर, ये भी जनरलाइज किया। जनरलाइज देखिए पहले किया इन्होंने प्रीडोमिनेंटली बोल के, प्रीडोमिनेंटली टास्क जो BP1 में दिया। फिर इसके बाद इन्होंने यहां पे इज द मोस्ट पॉपुलर करके जनरल सेंस में बात की, मतलब है कि ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं की गई। अभी तीसरी में यहां पे इन्होंने जनरली की इज फेयरली सिमिलर, टाइम स्पेंड ऑन रीडिंग, ठीक है, इज फेयरली सिमिलर फॉर बोथ द सेक्सेस। मतलब इन्होंने फेयरली वर्ड, फेयरली के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, और सिमिलर के ऊपर ध्यान दीजिए। सिमिलर, ठीक है, ये जो वर्ड है सिमिलर, बोथ, इक्वल, सेम, ये जो वर्ड्स जो हैं ये जनरलाइज करते हैं और ये बहुत जरूरी हैं कंपैरेटिव में, ठीक है। जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि फॉर्मल सेंटेंसेस जो हैं, ट्रेडिशनल सेंटेंसेस को हम यूज ना करके, ठीक है, हम लोग ये कॉमन सेंटेंसेस यूज करते हैं, कॉमन से फ्रेजेस यूज करते हैं। तो फेयरली सिमिलर उसमें से एक है। तो ये जो है आपका ये हो गया। इसके बाद रह गया सिर्फ एक, ठीक है, और वो बची है ओनली गार्डनिंग। तो गार्डनिंग जो है इन्होंने लिखा गार्डनिंग अकाउंट्स फॉर, अभी ये अकाउंट्स फॉर वर्ब के ऊपर ध्यान दीजिए, इसमें अकाउंट्स फॉर देखिए, हम वैल्यू चार्ट में वैल्यू के बारे में बात करते हैं, वैल्यू बताते हैं अक्सर। अभी तक हम जितनी भी वैल्यूज बताई, ठीक है, तो हमने एट लगाया, कॉमा लगा के, एट लगा के हमने वैल्यू बता दी, इजंट इट। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने एट नहीं लगाना, ठीक है, उस प्रेपोजिशन के साथ नहीं बताना, तो आप वर्ब के साथ बता सकते हो। जैसे कि अकाउंट्स फॉर, यहां पे वर्ब लगाई हुई है अकाउंट्स फॉर, गार्डनिंग अकाउंट्स फॉर, अभी आगे वैल्यू की बात होने वाली है, मतलब, ठीक है। तो अकाउंट्स फॉर हम बोल देंगे रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट कितनी वैल्यू है, विटनेस, रजिस्टर, ये जितने भी वर्ब्स हैं ये आगे वैल्यू बताने के लिए, इजंट इट। तो यहां पे इन्होंने लिखा जो है वो लिखा अकाउंट फॉर। सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो 2 वर्ड्स होते हैं, अकाउंट्स फॉर एंड रिप्रेजेंट, ठीक है, अकाउंट्स फॉर एंड रिप्रेजेंट। लेकिन आप विटनेस, रजिस्टर, ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे आ गया गार्डनिंग अकाउंट्स फॉर कितना, जस्ट फ्यू आवर्स पर वीक फॉर बोथ सेक्सेस। इसने क्लियरली नहीं बताया, ये भी बताने का अच्छा तरीका है कि थोड़े से समय के लिए, फ्यू आवर्स, तो गार्डनिंग दोनों बहुत कम समय के लिए कर रहे हैं, तो आवर्स को हम गिन पा रहे हैं, इसलिए फ्यू आवर्स बोला उसने, ठीक है। सो गार्डनिंग अकाउंट्स फॉर फ्यू आवर्स। अभी यहां पे हमने 4 सेंटेंसेस देखे, 4 एक्टिविटीज के लिए देखे, और चारों की अलग अलग खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है। जो पहला सेंटेंस है वो विद के साथ कंबाइन किया हुआ है, और वो अब वो जनरलाइज्ड भी है, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कि पॉपुलर, वॉचिंग टेलीविजन इज अ पॉपुलर एक्टिविटी, द पॉपुलर एक्टिविटी इज वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। फिर आगे विद लगा के लिखा हुआ है परटेकिंग करके, हमने ING लगा के वर्ब लगाई हुई है। सो ये हो गया पहले की जो स्पेशलिटी। दूसरा जो है ये कंपैरेटिव है सेंटेंस, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव यूज किया हुआ है, ये इसकी
स्पेशलिटी है, आपके दिमाग में ये हो गया। जो तीसरा है इसको भी, ठीक है, जर्नलाइज किया हुआ है, फेयरली सिमिलर, इजंट इट, टाइम स्पेंट ऑन रीडिंग इज फेयरली सिमिलर फॉर बोथ सेक्सेस, ऐसे करके इसको जर्नलाइज किया फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, जर्नलाइज किया हुआ है। जो फोर्थ जो है इसमें मेन जो है वर्ब के ऊपर ध्यान दीजिए, अकाउंट्स फॉर। देखिए सबका अपना अपना स्पेशलिटी है, यही चीज आपने दिमाग में रखनी है और वहां पे आप लिख पाओगे तो ठीक है। यहाँ पे जो फोर्थ सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस को सीधा जो है एक्टिविटी को लेके सीधा उसकी वैल्यू की बात की है, सीधा बताया गया कि गार्डनिंग अकाउंट्स फॉर वेरी फ्यू आवर्स फॉर बोथ द सेक्सेस, इजंट इट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको चारों के चारों समझ में आ गए होंगे। तो आप अभी बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे समझ के, सेंटेंस फॉर्मेशन देख के, फ्रेजिंग देख के अगर आप लिखोगे, इजंट इट, तो पक्की पूरी उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम बैंड स्कोर मिलेंगे, इजंट इट। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन आइल्स एग्जाम, ठीक है जी। तो आज की इस क्लास में इतना ही, जिसमें हमने इंट्रो भी देखा, ओवरव्यू भी देखा, BP1 एंड BP2 को भी अच्छी तरीके से देखा, ठीक है, उसका एक एक फ्रेज, सेंटेंस वेरिएशन और ये सब कुछ देखा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इसके आप नोट्स बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आने वाली क्लासेस में हम और जो ग्राफ्स हैं उनके भी हम BP1 BP2 पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी, इजंट इट। तो वहां से भी आपको बहुत सारी अच्छी वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन आपके हाथ में आएगी। तो उम्मीद है आपको आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही यूजफुल लगा होगा। डेफिनेटली इस तरीके से जो हम सीरीज बना रहे हैं, जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से सीखिए, इसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।